Okay, let's start with the new topic, that is your financial mathematics. Financial mathematics. ये आपके फाइनल एग्जाम में लगभग 15 मार्क्स कैरी करेगा। कितने मार्क्स कैरी करेगा? 15 मार्क्स आपका एग्जाम में कैरी करेगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए, जो अभी पार्ट 1 अपन फाइनेंशियल मैथ्स का डिस्कस करेंगे, उसके अंदर टॉपिक क्या क्या आएगा पहले वो देख लेते हैं। पहला टॉपिक है परपेचुइटी, दूसरा टॉपिक है सिंकिंग फंड, और तीसरा टॉपिक हमारे पास है ईएमआई। ठीक है, ये 3 टॉपिक सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में। ठीक है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पार्ट 1 में अपन ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे, परपेचुइटी, सिंकिंग फंड एंड ईएमआई। ठीक है, आज का क्लास में लगभग आप मान के चलो परपेचुइटी अपन डिस्कस करेंगे एंड इफ टाइम परमिट्स सिंकिंग फंड भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब परपेचुइटी को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको क्लास 11 पे लेके जाता हूं। क्लास 11 पे आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था एन्युटी। क्या नाम था? एन्युटी। एन्युटी का मतलब क्या होता था? इक्वल पेमेंट पेएबल और रिसीवेबल, इक्वल पेमेंट पेएबल और रिसीवेबल एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल पेमेंट पेएबल और रिसीवेबल एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये बेसिक डेफिनेशन हुआ करता था एन्युटी का। ये तो हो गया डेफिनेशन का बात। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि एन्युटी होता क्या है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मान लो दक्ष गया गाड़ी खरीदने। ठीक है, गाड़ी के शोरूम में दक्ष जा रहा है गाड़ी खरीदने। ठीक है, गाड़ी का नाम है होंडा सिटी। ये दक्ष खरीदने वाला है। ठीक है, गाड़ी की जो कीमत है वो है लगभग 15 लाख रुपया। कितना? गाड़ी के, ध्यान से समझना, गाड़ी की जो कीमत है वो लगभग कितनी है? 15 लाख रुपया। कितनी कीमत है? 15 लाख रुपया। क्लियर है? लेकिन दक्ष ने 15 लाख रुपया कैरी नहीं किया अपने साथ। दक्ष लेके गया 3 लाख रुपए। ठीक है, दक्ष कितना लेके गया? 3 लाख रुपया दक्ष लेके गया। क्लियर ये चीज? ठीक है, अब रिमेनिंग कितना पैसा बचा? गाड़ी की कीमत कितनी है? 15 लाख रुपया। दक्ष बाबू लेके गए 3 लाख रुपया। पैसा कितना बच रहा अभी भी देने के लिए? 12 लाख रुपया। ठीक है, ये रिमेनिंग है, ये अभी भी देना है। तो इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। दक्ष की हेल्प करने के लिए आए एचडीएफसी बैंक। कौन से बैंक? एचडीएफसी बैंक दक्ष की हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एचडीएफसी बैंक बोलता है दक्ष को कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे 12 लाख रुपए दूंगा, होंडा सिटी तुम आज के आज घर लेके जा सकते हो। ठीक है, अब बात यह है कि एचडीएफसी बैंक दक्ष का कोई रिश्तेदार तो है नहीं, आजकल तो रिश्तेदार भी देते नहीं है पैसे से। ठीक है, अब एचडीएफसी बैंक को तो पैसा लौटाना पड़ेगा ना। ये जो 12 लाख रुपया लिया है एचडीएफसी बैंक से गाड़ी के नाम पे, ठीक है, गाड़ी खरीदने के लिए 12 लाख रुपया एचडीएफसी बैंक को लौटाना भी तो पड़ेगा। लेकिन एचडीएफसी बैंक वाले इतने अच्छे हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहे कि भाई तू एक साथ में मेरे को पैसा लौटा। ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहे कि तुम एक साल में या एक साथ में मेरे को सारा का सारा पैसा पे करो। एचडीएफसी बैंक वाले बोलते हैं कि तुम एक काम करो, ये जो पैसा तुम्हारे पास है, ठीक है, 12 लाख रुपया जो तुमको पे करना है, इसको आप मंथली वाइज मेरे को पेमेंट करना शुरू करो। कैसे पेमेंट करना शुरू करो? मंथली वाइज पेमेंट करना शुरू करो। ठीक है,
मंथली वाइज जब अपन बात करते हैं उसका नाम आ जाता है ईएमआई। क्या बोलते हैं उसको? ईएमआई। ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो अब एचडीएफसी बैंक वाले बोलते हैं एवरी मंथ आप मेरे को 12,000 रुपीज दीजिए। कितने रुपीज दीजिए? 12,000 रुपीज एवरी मंथ आप मेरे को पे कीजिए। क्लियर ये चीज? हाँ या ना? यहां तक समझ में आ रहा है? दक्ष बाबू कहां गए? दक्ष बाबू कहां गए? होंडा के शोरूम में। होंडा के शोरूम में दक्ष बाबू ने क्या परचेज किया? होंडा सिटी। क्लियर ये चीज? दक्ष बाबू ने होंडा सिटी परचेज किया। ठीक है, होंडा सिटी जब दक्ष बाबू ने परचेज किया तो एचडीएफसी बैंक वाले बोलते हैं कि टेंशन मत लो, आपका रिमेनिंग 12 लाख रुपया मैं दूंगा। आपका रिमेनिंग 12 लाख रुपया कौन देगा? एचडीएफसी बैंक देगा। उसके लिए एचडीएफसी बैंक वाले ने इसके लिए क्या किया? 12,000 रुपए का इसका ईएमआई बना दिया। बोलता कि फॉर द पीरियड ऑफ 23 ईयर्स, फॉर द पीरियड ऑफ, जान पहचान के थे ना, बोले कि ये बेचारा दे नहीं पाएगा, इसकी सैलरी ज्यादा नहीं, लेकिन होंडा सिटी का इसका मन लेने का दे देते। ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 23 ईयर्स, 23 साल तक बेचारा 12,000 रुपया होंडा सिटी का देते रहेगा। क्लियर है? 23 साल तक 12,000 रुपया होंडा सिटी का देते रहेगा। ठीक है, अब यहां पे मेन मुद्दा आता है, 12,000 रुपया एवरी मंथ, 12,000 रुपया एवरी मंथ दक्ष के अकाउंट से डेबिट होने वाला है। बात समझ में आ रहा? 12,000 रुपया एवरी मंथ। अगर इसने फिक्स किया कि 5th ऑफ एवरी मंथ, 5th ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, 5th ऑफ एवरी मंथ आपको पेमेंट करना है। ठीक है, 5th ऑफ एवरी मंथ आपको पेमेंट करना है, तो वो 5th to 5th ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? 5 से लेके 5 ही रहेगा। मान लो अभी क्या चल रहा है? जून चल रहा है, तो जून का 5 तारीख, तो नेक्स्ट 5 तारीख किसका होगा? जुलाई का। फिर नेक्स्ट 5 तारीख किसका होगा? अगस्त का। फिर नेक्स्ट 5 तारीख किसका होगा? सितंबर का। आपका ना ही डेट चेंज होगा और ना ही आपका अमाउंट चेंज होने वाला है। ऐसा नहीं है कि इस महीने का 5 तारीख को मैंने पैसा दे दिया तो अगला महीना का 10 तारीख को मैं पैसा दे रहा हूं, या इस महीना मैंने 12,000 दिया तो अगला महीना मैं 15,000 करके दे रहा हूं या 10,000 करके दे रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपका जो पीरियड है वो भी फिक्स रहना पड़ेगा। क्लियर चीज? आपका जो पीरियड है वो भी एकदम फिक्स रहना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपका जो अमाउंट है वो भी फिक्स रहना पड़ेगा। अगर फिक्स अमाउंट है और फिक्स पीरियड है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? एन्युटी। बात समझ में आ रहा? उस चीज को अपन क्या बोलते हैं? एन्युटी। ये बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ या ना? एन्युटी का मतलब क्या होता है? इक्वल पेमेंट पेएबल और रिसीवेबल एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्लियर इट इज? इक्वल पेमेंट पेएबल और रिसीवेबल एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये बात सबको समझ में आ रहा है? एन्युटी में कभी भी अगर आपका अमाउंट चेंज हो गया तो वो एन्युटी कहलाएगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा? सीक्वेंस ऑफ पेमेंट अगर आपका चेंज हो गया तो वो एन्युटी कहलाएगा ही नहीं। इनफैक्ट अगर आपका डेट भी चेंज हो जाता है तो भी वो एन्युटी नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? अब एन्युटी भी 2 प्रकार का हुआ करता था। एक होता था रेगुलर एन्युटी और एक होता था इमीडिएट एन्युटी। ठीक है, एन्युटी में भी अपन 2 प्रकार के एन्युटी पढ़ते थे। एक होता था रेगुलर एन्युटी, ठीक है, एक मिनट, और एक होता था इमीडिएट। क्लियर? अब थोड़ा सा रेगुलर और इमीडिएट इन दोनों में फर्क समझ लेते हैं। रेगुलर एन्युटी का मतलब क्या होता है? जहां पे फर्स्ट पेमेंट आप पे करोगे एट द एंड ऑफ पीरियड, फर्स्ट पेमेंट एट द एंड ऑफ पीरियड। ठीक है, इमीडिएट में क्या होगा? फर्स्ट पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। ठीक है, क्लियर? अब यहां पे चीज को समझिए। इन जनरल आज के रियल लाइफ सिचुएशन के हिसाब से देखें, फाइनेंशियल वर्ल्ड के हिसाब से देखें, ठीक है, तो होता क्या है? मोस्ट ऑफ द लोन केसेस, ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोन का जो केस होता है, ठीक है, लोन केस मतलब समझ रहा है? आप किसी से लोन ले रहे हो, बेसिकली आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, किसी भी बैंक से अगर आप लोन ले रहे हो, उसके बारे में बात कर रहा हूं। मोस्ट ऑफ द लोन का केसेस के अंदर रेगुलर एन्युटी का यूज किया जाता है।
क्लियर। और जब इन्वेस्टमेंट का बात आता है, ठीक है ना, जहां पे इन्वेस्टमेंट का बात आता है वहां पे यूज क्या होता है, इमीडिएट एन्युटी। ये मैं इन जनरल फाइनेंशियल वर्ल्ड के हिसाब से बता रहा हूं। मोस्ट ऑफ द लोन केसेस या मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट का केसेस में इमीडिएट और रेगुलर यूज हुआ जाता है। क्लियर है चीज। अब यहाँ पे चीज को समझना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब सोचो कि आप लोन ले रहे हो, क्लियर है, आज आपने लोन लिया 5 लाख रुपए का, ठीक है, उसका ईएमआई आपको बन के आ रहा है 6,000 रुपए का ईएमआई बन के आ रहा है। क्लियर है चीज। आज का डेट क्या है आपका, एट प्रेजेंट आज का डेट आपका क्या है, 13th ऑफ जून। क्लियर इज 13th ऑफ जून। मान लो कि आपने फिक्स किया 15th ऑफ एवरी मंथ आप पेमेंट करोगे 6,000 का ईएमआई, ठीक है। दो सिनेरियो बनता है रियल लाइफ सिचुएशन में, या तो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कुछ बैंक ऐसा होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, जो आपको पूछेंगे आप बताओ मेरे को कि आपके लिए कौन सा डेट फिजिबल है, मतलब कौन से डेट पे आपके पास पैसा अवेलेबल होगा। क्लियर है, कौन से डेट पे आपके पास पैसा अवेलेबल होगा, पहला बात। दूसरा सिनेरियो ऐसा होता है कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का खुद का ही फिक्स डेट रहता है कि इसी फिक्स डेट पे आपका पैसा निकल जाएगा। क्लियर ये चीज, ठीक है। अब मान लो कि 15th ऑफ एवरी मंथ आपका पैसा निकलना चाहिए आपके अकाउंट से। आज क्या तारीख हुआ, 13th, तो 15 तो 2 दिन बाद में आने वाला है। तो आने वाला जो 15 तारीख है उसमें आपका पैसा नहीं निकलेगा। आपको एक समय दिया जाएगा, आपको एक पीरियड का पूरा समय दिया जाएगा ताकि आप पैसा इकट्ठा कर लो, उसके बाद में आप फर्स्ट पेमेंट पे करो। क्लियर ये चीज। फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि भैया अगर 5th ऑफ एवरी मंथ हुआ, आज तो 13 तारीख हो गया, तो मेरा ईएमआई का डेट हम लोग फिक्स कर लिया 5th ऑफ एवरी मंथ, तो 5th कौन सा वाला 5th, जो तुम्हारा जुलाई में आएगा 5th, वही 5th को आपका पैसा निकलेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ पीरियड का मतलब क्या है कि जो मंथ में आप चल रहे हो ना, बेसिकली जिस मंथ पे आप चल रहे हो वो मंथ को खत्म करना है। बात समझ में आ रहा है। एट द एंड ऑफ पीरियड का मतलब यही होता है जिस मंथ पे आप चल रहे हो अभी, उस मंथ को आपको एंड करना है। जो भी नेक्स्ट मंथ आएगा, नेक्स्ट मंथ का जो भी आपका डेट फिक्स किया हुआ रहेगा, उस डेट को आपका पैसा निकल जाएगा आपके अकाउंट से। क्लियर ये चीज। इसका मतलब होता है एट द एंड ऑफ पीरियड। यहां पे यूज होता है क्या, रेगुलर एन्युटी, ठीक है। अब इमीडिएट का बात करते हैं। इमीडिएट के केस में समझो, मान लो कि मेरे को एक एसआईपी करवाना है। एसआईपी का मतलब क्या हो गया, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। म्यूचुअल फंड में मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। मान लो 5,000 रुपया करके मेरे को इन्वेस्ट करना है। तो 5,000 रुपया करके जब मैं किसी भी बैंक में, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाऊंगा जिसके थ्रू पे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, वहां पे जब मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाऊंगा तो वहां पे मैं क्या बोलूंगा कि भैया मेरा 5,000 का एसआईपी कर दो। फिर से वो मेरे को पूछेगा भैया आपके लिए कौन सा डेट फ्लेक्सिबल है, तो मैं बोलता हूँ कि भैया 5th ऑफ एवरी मंथ मेरे लिए फ्लेक्सिबल है, उसमें मैं आराम से पैसा दे सकता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उस केस में होगा क्या, 5,000 का जो मैं अपना एसआईपी बना रहा हूं उसमें जो पहला पेमेंट होगा, फर्स्ट 5,000 रुपीज होगा, वो मेरे को आज का आज देना पड़ेगा। आज चाहे 13 तारीख हो, आज चाहे 14 तारीख हो, आज चाहे 15 तारीख हो, मेरे को पहला जो पेमेंट होगा वो आज का आज ही देना पड़ेगा। तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमीडिएट एन्युटी। तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट का केसेस फाइनेंशियल वर्ल्ड में कभी भी आप जाओ, आरडी का अकाउंट खुलवाओ, रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट खुलवाओ, चाहे आप सोचो एसआईपी खुलवाओ, पहला पेमेंट उसी दिन आपको देना पड़ेगा। क्लियर है। उसके बाद में आपका साइकिल चालू हो जाएगा कि भाई जिस भी डेट को आपका ड्यू है उस डेट को आपका पैसा निकल जाएगा। क्लियर ये चीज। सो ये डिफरेंस होता है रेगुलर एन्युटी और इमीडिएट एन्युटी के अंदर। ये बात सबको समझ में आ रहा है। देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि एन्युटी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। एन्युटी को अगर आप अच्छे से समझ लोगे, परपेचुइटी और सिंकिंग फंड दोनों में दिक्कत नहीं आएगा। बिकॉज सिंकिंग फंड जो, परपेचुइटी तो एकदम ही आसान है, प्लस सिंकिंग फंड जो आपका चैप्टर है, ठीक है, सिंकिंग फंड के अंदर कुछ नहीं है, आपको रेगुलर एन्युटी का कॉन्सेप्ट ही यूज करना है। सिंकिंग फंड इज ऑल अबाउट रेगुलर एन्युटी। जब आप प्रॉब्लम्स के अंदर घुसोगे तो वहां पे रेगुलर एन्युटी का कॉन्सेप्ट ही आपको यूज करना है, ठीक है। अब इसमें जब अपन बात करते हैं, इसमें दो चीज के बारे में और बात करेंगे, एक होता है प्रेजेंट वैल्यू और एक होता है फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू समझिएगा। सोचो कि मैं बैंक में आज 10,000 रुपया डाल रहा हूं, ठीक है, मैंने आज बैंक में 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है, बैंक में आज मैंने 10,000 रुपया अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल दिया। क्लियर ये चीज। 3 साल के बाद में ये जो 10,000 है ये बन गया अब 13,000 रुपया। आफ्टर 3 इयर्स कितना बन गया ये, 13,000 आफ्टर 3 इयर्स। क्लियर। तो ये जो वैल्यू है ये मेरे लिए क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू, और ये वैल्यू जो है ये मेरे लिए क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू। जो एक्स्ट्रा पैसा हम अर्न कर रहे हैं उसको बोलते हैं अपन इंटरेस्ट। जो भी एक्स्ट्रा पैसा अपन अर्न कर रहे हैं, मैंने डाला तो 10,000 बन गया वो 13,000, उसको अपन क्या बोलेंगे,
इंटरेस्ट, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसको बोलेंगे इंटरेस्ट। एकदम सिंपल सा चीज सोचो, आज का वैल्यू इज योर प्रेजेंट, कल का वैल्यू इज योर फ्यूचर, एकदम सिंपल, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+i⁴n। ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से आप लोग पढ़ के रखे, ठीक है। ये नहीं पढ़ के रखा तो ये पढ़ के रखा होगा, हाँ या ना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 11th के अंदर था। a इज इक्वल टू p 1+i⁴n, जहां पे i का मतलब क्या होता है, r डिवाइडेड बाई 100। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है या नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही है। तो यहाँ पे जो अमाउंट है, दिस अमाउंट इज नथिंग बट व्हाट, फ्यूचर वैल्यू, और ये जो आपका प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज नथिंग बट व्हाट, प्रिंसिपल। जो आप पैसा आज डाल रहे हो बैंक के अंदर, वो आपके लिए क्या है, प्रिंसिपल। जो पैसा कल आप निकालने वाले हो वो आपके लिए क्या है, फ्यूचर वैल्यू। सिंपल, क्लियर चीज। तो ये बेसिक फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का। अभी तक मैंने इस पे एनवीटी नहीं लगाया है, दिस इज नॉट अबाउट द एनवीटी, ये सिर्फ सिंपल में फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का बता रहा हूं। बेसिकली इस पे अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, क्लियर ये चीज, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा ग्लिम्स था क्लास 11 का एनवीटी का, ठीक है। इतना ही चीज आपको रिक्वायरमेंट है अभी क्लास 12th के लिए, ठीक है। तो अब फिर अपन मुद्दे पे आते हैं जिसका नाम क्या है, परपेचुइटी। परपेचुइटी एकदम इजी टॉपिक है, एकदम इजी टॉपिक। अभी वही तो बताएगा। परपेचुइटी, perpetuity is an annuity, it is an annuity which is forever। अब एक चीज सोचो, अपन एक एन्युटी का एग्जांपल लिया दक्ष का केस में, ठीक है। दक्ष के केस में अपन ने क्या बोला कि इसने गाड़ी खरीदा तो गाड़ी का इसका बना ईएमआई। तो ईएमआई का स्टार्टिंग डेट भी अपने को पता था और ईएमआई का एंडिंग डेट भी अपने को पता था कि आफ्टर 23 इयर्स ईएमआई इसका खत्म हो जाएगा, क्लियर है। आफ्टर 23 इयर्स इसका ईएमआई जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्लियर है। दोनों चीज अपने को बहुत अच्छे से पता था। बट परपेचुइटी के केस के अंदर क्या होगा, समझो इस चीज को। लिखा क्या मैंने, इट इज एन एन्युटी विच इज फॉरएवर। मतलब ये कब खत्म होगा, कोई स्टार्ट कब होगा वो तुमको पता है, बट खत्म कब होगा इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। कैसे, देखो, मान लो कि एक इंसान रिटायर होता है, ठीक है। एक इंसान रिटायर होगा, ठीक है। आफ्टर 50 इयर्स वो इंसान रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद में उसको गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलता है, पेंशन, क्लियर है चीज। अब मान लो कि उसको एवरी मंथ 10,000 रुपीज करके पेंशन मिल रहा है। एवरी मंथ ही इज गेटिंग हाउ मच पेंशन, 10,000 रुपीज करके, ठीक है। अब ये 10,000 रुपया करके जो उसको पेंशन मिल रहा है, कब तक मिलेगा, जब तक वो मरेगा नहीं। इसके बारे में आइडिया है, कोई आइडिया नहीं है। कभी कभी ऐसा भी सिनेरियो होगा कि इंसान मरने के बाद में भी वो पैसा उसके परिवार को मिलती जाता है, क्लियर चीज। कुछ सिनेरियो में ऐसा भी होता है कि वो इंसान अगर मर गया तो उसके फैमिली को वो पैसा मिलते जाएगा, लेकिन कब तक मिलते रहेगा उसके बारे में कोई भी आइडिया अपने को नहीं। या मरने के केस में ले लो कि कब वो इंसान मरने वाला है, इसके बारे में अपने को कोई आइडिया नहीं है। जब अपने को आइडिया है ही नहीं, उसी को क्या बोलते हैं अपन, परपेचुइटी। अब एक सिंपल सा सवाल आप लोग को पूछता है, परपेचुइटी पे क्या आप जिंदगी में कभी फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। एक में किसी का सवाल आया, इफ ए पर्सन स्टार्ट्स एन एसआईपी ऑन 31st और 1st एंड द डेट ही क्लोजेस इज 5th ऑफ एवरी मंथ, देन अगर 31st और 1st को भी, तो पहला पेमेंट 31st को होगा और 5th ऑफ एवरी मंथ, मतलब जो नेक्स्ट, सोचो कि 31 दिसंबर ने उसको एसआईपी खुलाया, तो जो 5th उसने सेट किया तो 5 जनवरी को भी उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। यही पूछना चाह रहा है कृषिका, क्लियर। चलिए फिर इसके अंदर आते हैं, क्या बोला था मैंने इसमें कि इस पे अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू जिंदगी में कैलकुलेट नहीं कर सकते आप परपेचुइटी में। फ्यूचर वैल्यू जिंदगी में भी आप कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते परपेचुइटी में, यह हमेशा याद रखना, बिकॉज फ्यूचर के बारे में आपको आइडिया ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है, एंड डेट के बारे में आपको आइडिया नहीं कि कब क्या होने वाला है, क्लियर। तो इसीलिए कभी भी परपेचुइटी के अंदर फ्यूचर वैल्यू नहीं निकलेगा, हमेशा क्या निकलेगा, प्रेजेंट वैल्यू। बात समझ में आ रहा है।
एकदम अभी मैं आपको फॉर्मूला लिखूंगा, बोलोगे भैया क्या है ये, 2 सेकंड के अंदर ऐसे 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 आंसर सॉल्व करके देंगे। फ्यूचर वैल्यू, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला देखो, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई आई, बस खत्म। आर डिवाइडेड बाई आई, आर का मतलब होता है एन्युटी, आर का मतलब क्या हो गया, एन्युटी। क्लियर है, यही एन्युटी है, और क्या लगाएगा। और आई का मतलब हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई का मतलब कितना हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है। ये आर डिवाइडेड बाय आई आप तब लगाओगे व्हेन पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ पीरियड। ठीक है, ये आर बाय आई का जो आप फॉर्मूला लगाओगे, ये कब लगाओगे, व्हेन पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ पीरियड। कोई दिक्कत इसमें, हाँ या ना। तो ये जो आर है, एन्युटी का फॉर्मूला नहीं लगाया, आर ही तो बाबू एन्युटी है, आर इज एन्युटी, आर इटसेल्फ, हाँ आर इज, आर दिया हुआ रहेगा। ये परपेचुटी का जो आपका सवाल एग्जाम में मिलेगा, मतलब सिनेरियो आप ऐसा सोचो कि एमसीक्यू में ही मिलेगा, क्योंकि इस पे सवाल बड़ा बनेगा ही नहीं। सवाल आपका बड़ा बनेगा सिंकिंग फंड के अंदर, सवाल आपका बड़ा बनेगा ईएमआई के अंदर। ये जो आपके पास परपेचुटी का सवाल आएगा, मतलब मान के चलो आपको एमसीक्यू में मिलेगा और गलती से पूछ लिया, आपका लक अच्छा हो तो 2 मार्क्स में पूछ लेगा, उससे ज्यादा कब भी नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ यूज ही नहीं करना आपको, सिंपल है, एनवीटी आपको पता है, एनवीटी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, खत्म। ठीक है, तो ये काम हो गया व्हेन पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ पीरियड। ठीक है, अब एक चीज और हो सकता है, आर प्लस आर बाई आई, ये कब होगा, व्हेन पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ, ठीक है, व्हेन पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। कहने का मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड का मतलब क्या बोल रहा है कि पहला पेमेंट हम आज का आज ही दे दिया, पहला पेमेंट जब हम आज का आज देगा तो उसमें इंटरेस्ट थोड़ी नहीं लगेगा, उसमें तो कोई इंटरेस्ट लग ही नहीं सकता, तो इसीलिए सीधा सीधा हम लोगों ने क्या लिखा, आर लिख दिया। लेकिन उसके बाद में जो सीरीज ऑफ पेमेंट बनेगा वो सब पे तो इंटरेस्ट लगेगा, इसलिए उनका क्यूमुलेटिव क्या बना, आर डिवाइडेड बाय। इसका पूरा डेरिवेशन भी अपने पास है, डेरिवेशन करना है, जरूरत है, हालांकि ऐसा कुछ जरूरत है नहीं, डेरिवेशन एग्जाम में आपको पूछेगा नहीं। ठीक है, बिकॉज इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा इनफाइनाइट जीपी का, ठीक है, वो यूज करके फिर ये डेरिवेशन आया गया। क्लियर एचेस, तो आप बेसिकली आपका कोर्स के हिसाब से आप इतना मान के चलो कि आपको 2 फॉर्मूला याद रखना है, एक हो गया आर डिवाइडेड बाय आई, आर डिवाइडेड बाय आई में दिमाग में एक चीज रखना कि व्हेन पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ पीरियड, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, एक होगा एट द एंड ऑफ पीरियड, दूसरा होगा एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। अब एक और चीज आपको बताता है, ठीक है, सोचो बिकॉज आपको इंटरेस्ट का केस दिया हुआ रहेगा, ठीक है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, जो भी आपका रहेगा, सोचो हाफ ईयरली में कंपाउंड कर दिया मैंने। हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया, आपको 8% दिया हुआ रहेगा, हाफ ईयरली बोलते ही वो उसका आधा हो जाएगा। तो एक चीज हमेशा रखना, हाफ ईयरली अगर जैसे कहीं पे दिख जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप क्या करोगे, आधा कर दोगे, आई डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। क्लियर ये चीज, बात समझ में आ रहा है। और अगर क्वार्टरली रहा तो आई डिवाइडेड बाय 4, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मंथली रहा तो क्या हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाय, बोलो ये बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर ये चीज, ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत किसी को, एक बार फटाफट से बता दो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक, हाँ या ना। क्लियर है सबका, फटाफट फटाफट फटाफट।
चलिए, एन का वैल्यू इन फ्यूचर जो यूज होगा अभी से बता देता हूं, ठीक है। जब अपन बात करते हैं हाफ ईयरली का रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आपको एग्जाम में गिवन होगा डिवाइडेड बाय 2 करोगे, जो भी नंबर ऑफ पीरियड्स दिया हुआ रहेगा मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना। कैसे? सोचो कि मैं दक्ष से 10,000 रुपया आज ले रहा हूं, ठीक है। दक्ष से आज मैंने 10,000 रुपया उधार लिया, क्लियर है चीज। मैं दक्ष को 2 साल बाद में लौटाऊंगा। वो 10,000 रुपया मैं दक्ष को बोल रहा हूं कि तुमको 2 साल बाद में मैं वो पैसा लौटाऊंगा, क्लियर है चीज। तो दक्ष मेरे को इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। दक्ष बोलता है कि सर आपसे मेरे को 10% का इंटरेस्ट चाहिएगा, क्लियर है, और वो भी हाफ ईयरली चाहिएगा। तो जैसे दक्ष ने बोला कि 10% का इंटरेस्ट और हाफ ईयरली, तो उस केस में क्या होगा कि हाफ ईयरली बोल दिया तो मैं एक साल में एक बार दक्ष को पैसा नहीं दूंगा, एक साल में 2 बार दूंगा। तो 2 साल में कितना बार हुआ? 4 बार। अब अगर मैं 4 बार पेमेंट कर रहा हूं, ऑब्वियस सा बात है मैं 10% तो नहीं दूंगा। 4 बार पेमेंट करने का मतलब क्या हो गया? 10 का भी आधा, 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5%। तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखना, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया हाफ ईयरली के केस में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर देना, नंबर ऑफ पीरियड्स को मल्टीप्लाई कर देना 2 से, क्लियर ये चीज। नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है, बचपन से याद होगा, बचपन से रट के आया होगा, PRT/100, टी का मतलब टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स ऐसे। अब नंबर ऑफ ईयर्स भूल जाओ, नंबर ऑफ पीरियड्स याद रखो, बिकॉज कभी मंथ्स में रह सकता है, ठीक है, कभी 1.5 ईयर्स बोल सकता है, 1 ईयर 7 मंथ बोल सकता है, कुछ भी दे सकता है आपको सिनेरियो, क्लियर ये चीज। चलिए, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब देखते हैं चिंदी से क्वेश्चंस। आप लोग बोले कि भैया आप मेरे को बस 15 मिनट का समय दो, 15 मिनट में पूरा एक्सरसाइज खत्म। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ₹1000 मेड एट द एंड ऑफ एवरी 6 months एंड कंटिन्यूइंग फॉर एवर इफ मनी इज वर्थ 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब देखो इस पूरा सिचुएशन से आपको क्या क्या समझ में आ रहा है। एक तो बोल दिया भाई साहब ने कंटिन्यूइंग फॉर एवर, एक बोल दिया आपको एट द एंड ऑफ 6 months। एट द एंड बोलते ही आपका दिमाग का बत्ती जलना चाहिए कि R डिवाइडेड बाई आई होगा, क्लियर ये चीज। प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? R डिवाइडेड बाई आई। ये बात समझ में आ रहा है। इसके बाद में एक जगह और दिमाग लगाना कि भैया ये लोग क्या बोल रहा है, 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो अपने को 8% नहीं लेना है, अपने को क्या लेना है? 4% लेना। बात समझ में आ रहा है? अपने को क्या लेना पड़ेगा? 4%। तो बनेगा क्या प्रेजेंट वैल्यू का सिनेरियो? क्या बनेगा? 10,000 डिवाइड 10,000 है ना, हजार है, 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8% है, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4। तो 4 को कैसे लिखोगे? 0.04। ये बात समझ में आ रहा है? 0.04 कैसे हुआ ये समझ में आया? बिकॉज आई पे 4% पुट मत कर देना, आई इज नथिंग बट R/100, क्लियर है। R आपका 4 बना तो 4/100 कितना होगा? 0.04, क्लियर ये चीज। तो अब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 1000 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, इंटू 100, ऐसे लिख सकते हैं, बोलो चलेगा? क्लियर। तो 4 को 100 से काटो, वैल्यू कितना आएगा? 25,000। बोलो कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम? चेक कर लो एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या आंसर बैठ रहा है? फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ ₹900 payable at the end of each year if money is worth 5% per annum. If money is worth how much? 5% per annum. तो यहां पे झमेला कुछ भी नहीं है आपके लिए, R डिवाइडेड बाय आई कर दो, प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा। एट द एंड पूछा है, क्या बैठेगा आंसर? 900 डिवाइडेड बाय कितना होगा? 0.05। ये बात सबको समझ में आ रहा है? क्लियर ये चीज। चलिए, तो 900 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, कोई दिक्कत? तो कितना हो जाएगा ये? 18। तो इट विल बी 18,000। सबका ये आंसर आ रहा है? चेक कर लो एक बार। कोई दिक्कत किसी को? इजी। ऑनलाइन वालों कोई प्रॉब्लम किसी को? एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 का 25,000 होगा। यस। सर 4 का 10,300 है क्या?
ये नोट डाउन कर लिया सब लोगों ने? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको क्या दिया हुआ है? फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुइटी, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुइटी ऑफ ₹500 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर इफ मनी इज वर्थ 8% पर एनम। एक तो एट द एंड बोल दिया, बात समझ में आ रहा है? एट द एंड बोल दिया तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? R डिवाइडेड बाई I। बट यहां पे ध्यान देने वाला एक बात है, क्या बोल रहा है? एट द एंड ऑफ क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या हो गया? 8% है तो 8 को कितना से डिवाइड करोगे? 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाई 4 2%। तो 2% के हिसाब से आप क्या लिखोगे? 0.02। तो 500 डिवाइडेड बाई 2, कोई दिक्कत? तो आंसर कितना आ जाएगा? 25,000। क्लियर? ऑनलाइन वालों कोई प्रॉब्लम किसी को? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 डन। डन। 4 का 10,300। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुइटी ऑफ ₹300 पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ्स इफ मनी इज वर्थ 6% पर एनम। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको क्या बोल रहा है? यहां पे आपको क्या बोल रहा है? एट द बिगिनिंग। एट द बिगिनिंग का मतलब क्या हो गया? R प्लस R डिवाइडेड बाई I। तो R का वैल्यू कितना? 300। फिर 300 डिवाइडेड बाई I का वैल्यू कितना होगा? 6% देके रखा है, लेकिन एक चीज मेंशन करके रखा है, क्या बोल के रखा है? एवरी 6 मंथ्स। तो 6 को आधा कर दो, 6 का आधा कितना होता है? 3। तो 0.03। तो 300 डिवाइडेड बाई 0.03 कितना होगा? 10,000। ये तो कर सकता है ना? तो आंसर कितना आ जाएगा? 10,300। बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को? क्लियर सबका? ऑनलाइन में जितने लोग हैं, कोई इशू किसी को? चलिए 4 नंबर डन। किसका? नंबर 4 का? कैसे? 300 रुपए तुम्हारा, 300 रुपए तो तुम्हारा एन्युटी हो गया। तो हम 900 प्लस 300 बाय 12 into 1,000। लिखा तो तुम भी ऐसे ही होगा, 300 डिवाइडेड बाय 300 डिवाइडेड बाय 0.03। डिवाइडेड बाय 3 into 100। हाँ, इंटू डिवाइडेड बाय 100 होता है। 300 प्लस 300। हाँ तो ऐसे लिखा होगा, या तो 300 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100 ये लिखा होगा, ये लिखा होगा ना? तो कितना हो जाएगा? ये 100 से कटेगा, तो 100 इंटू 100 कितना होता है? 10,000। क्लियर? चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको क्या दिया हुआ है? फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुइटी ऑफ ₹18,000 पेएबल एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स इफ द मनी इज वर्थ 8% कंपाउंडेड सेमी-एनुअली। फटाफट इसका आंसर आप लोग बताइए, कितना आ रहा है? हाँ ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? नंबर 5 पे क्या पूछा? फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुइटी 18,000 का एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, मतलब आधा हो जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय I लगाओगे, एट द एंड पूछा है तो 18,000 डिवाइडेड बाय 0.04 यही होगा, बिकॉज 8 का आधा 4 होता है। तो इसको सॉल्व कर लो। 18,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100, 25 टाइम्स 25 इंटू 18 कितना होता है? 450, 4.5 लाख रुपया। क्लियर ये चीज? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 पे आपको प्रेजेंट वैल्यू बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आपको पूछ रहा है एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुइटी ऑफ 500
पेएबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 months बी रुपीज 10,000। ऑनलाइन में ऑलरेडी किसी ने आंसर दे दिया है। कितना आंसर? कितना रुपए का था? 500 पेएबल ना, 10%, 10% इज द आंसर, 10% इज द आंसर। कैसे होगा 10%? देखो एक बार, आपका परपेचुटी कितना का दिया हुआ है? 500। प्रेजेंट वैल्यू कितना का दिया हुआ है? परपेचुटी मतलब सॉरी एन्युटी आपको कितना का दिया हुआ आर, ठीक है 500। प्रेजेंट वैल्यू कितना का दिया हुआ है? 10,000। अब यहाँ पे एक चीज ये लोग मेंशन भी तो किया है, क्या मेंशन किया है? एट द एंड ऑफ एवरी 6 months। तो आप चाहो तो एक बार नॉर्मली निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई आई। क्लियर? पीवी का वैल्यू कितना हो गया? 10,000। क्लियर? आर का वैल्यू कितना है? 500 डिवाइडेड बाई आई। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 500 डिवाइडेड बाई 10,000। क्लियर? कितना हो जाएगा ये? 1/20। क्लियर? अब ये तो 100 से मल्टीप्लाई होगा ना, अपने को तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ये क्या निकला? आई निकला है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/20 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर ये चीज? तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5%। लेकिन ये आंसर नहीं है, बिकॉज आपको क्या करना पड़ेगा? एट द एंड ऑफ 6 months बोला, तो इसका डबल कर दो। इसका डबल करोगे तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10%। बोलो ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो आई निकाल के खुश मत हो जाने की ये आपका वैल्यू आ गया 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना तब परसेंटेज में आएगा, ठीक है। और जो मैंने लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया, आप चाहो तो स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आई की जगह आप लिख दो i/2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6 था। 7 नंबर पे क्या पूछ रहा है? व्हाट अमाउंट इज रिसीव एट द एंड ऑफ एवरी 6 months फॉर एवर इफ 72,000 kept in a bank earns 8% per annum compounded half yearly। 72,000 रुपीज बैंक में रख रहा है, तो इसका आंसर कितना होगा? 2880। सबका 2880 आ रहा है क्या? चेक कर लो फटाफट ऑनलाइन में। फिर आंसर है कृषिका का 2880 करेक्ट है। 2880 इज द करेक्ट आंसर। ये तो आर का वैल्यू होगा। ये आर का वैल्यू होगा जी। नहीं हाँ। कहाँ? एन्युटी, हाँ ठीक है, वो एन्युटी का वैल्यू। बोलिए डन, कोई दिक्कत यहां तक? हाँ कि ना? इजी है ना? एग्जाम में आएगा छप्पर फाड़ के मार्क्स आएगा? एक क्वेश्चन पड़ेगा आप लोग एमसीक्यू में पड़ेगा। लेकिन इससे अगर यदि क्वेश्चन को घुमाने चाहे आराम से घुमा सकता। थोड़ा सा अगर 11th का कॉन्सेप्ट अगर अपन यूज कर ले कि भाई ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया, जैसे यहाँ पे एन्युटी निकाला हुआ नहीं था, ठीक है ना। यहाँ पे एन्युटी आपको निकाला हुआ है, मतलब बेसिकली आपको दे रहा है, क्वेश्चन में गिवन है। कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके बता दे कि कुछ पैसा मैंने बैंक में रखा, ठीक है, उससे इतना बन रहा है, एन्युटी निकाला, एन्युटी निकाल के अब उसको मैं फॉरएवर पे डाल रहा हूँ, तो एन्युटी निकालने का एक अलग गेम बन जाएगा फिर, तो वो बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। तो 2-3 क्या 5 का भी बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं देगा इतना, बिकॉज सिंकिंग फंड आगे है। सिंकिंग फंड में जो बड़ा क्वेश्चन बनाना हो तो बना सकते हैं, ठीक है। चलिए डन, क्वेश्चन नंबर 7 डन। सबका हो गया? कोई भी ऐसा प्राणी है जिसका नहीं हुआ? नहीं आया क्या? तो बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 7, at what amount is received at the end of every 6 months forever। at the end पूछा है, तो एक चीज क्लियर हो गया, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई आई, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू आपको गिवन कितना है? 72,000, ये प्रेजेंट वैल्यू आपको दे दिया। आर डिवाइडेड बाई आई, आई का वैल्यू कितना होगा? 8% दिया हुआ है, 8 का आधा कितना होता है? 4, तो 0.04। तो आर इज इक्वल टू 72,000 इंटू 0.04। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 72,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं।
तो 720 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा 2880। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को कोई प्रॉब्लम अभी? क्वेश्चन नंबर 8 अगेन इजी है। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट? कितना आएगा? ठीक है, देखो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट एमएल अग्रवाल का एग्जाम्पल प्लस आपका ये एक्सरसाइज दोनों कवर हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज में लगभग 9 क्वेश्चन है और एग्जाम्पल में 3 क्वेश्चन है। ठीक है, कितना आ रहा नंबर 7 का और सॉरी नंबर 8 का? 5%। क्या नंबर 8 का सभी लोगों का 5% आ रहा है, हाँ या ना? नंबर 8 का सब लोगों का 5% आ रहा है? कोई दिक्कत? ऑनलाइन वालों किसी को कोई इश्यू? सबका 5% आ रहा है? चलिए लास्ट 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? ए मैन वांट्स टू डिपॉजिट ए लमसम अमाउंट so that annual scholarship of rupees 3000 is paid. Rate of interest is 5% per annum. Calculate the lump sum amount required if the scholarship is to start at the end of this year and continue forever. ये क्वेश्चन को बड़ा कर दिया है, सेम निकालना प्रेजेंट वैल्यू ही है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई आई। क्लियर ये चीज? कोई इश्यू इसके अंदर? चलिए, आर का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे? 3000। आई का वैल्यू कितना होगा? कुछ बोला है क्या? 5% तो बोला, लेकिन उसके साथ कुछ बोला नहीं है ना, क्वार्टर कुछ नहीं बोला है। चलिए तो 0.05, तो 3000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 60। बोलिए, कोई दिक्कत? सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम आई को बाई आई बाई 4 लेके किया, अगर वो आई बाई 4 लेके नहीं करेगा तो कैसे करेगा? क्वेश्चन नंबर 8 आई डिवाइड बाई 4 तो तुम नॉर्मली करो। अगर तुमने आई बाई 4 लेके किया कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तुम अगर आई बाई 4 नहीं कर रहा है तो नॉर्मली करो। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई आई। आई का वैल्यू आ गया, अब आई का जो भी वैल्यू आया उसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से। ठीक है, क्लियर यहां तक सब? देखो एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं एमसीक्यू में। ठीक है, नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन में सोचो कि एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ क्या बोलते हैं 12 में से ऐसा कुछ दे दिया। ठीक है, बट बच्चा लोग जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, जल्दबाजी में बच्चा लोग क्या करेंगे कि एट द एंड ऑफ ईयर से ही कैलकुलेट कर देंगे। तो जहां पे आप गलती करोगे और गलती करने से जो आंसर आता है वो आंसर पक्का आपका ऑप्शन में होगा। बात समझ में आया? जिस जगह पे आप गलती करोगे, गलती करके जो आंसर मिलेगा वो आंसर 100% आपका ऑप्शन में होगा, क्योंकि कॉमनली मेड मिस्टेक्स। कितना आ रहा है? 62,500, बिल्कुल सही जवाब। नंबर 10 का सबका आंसर क्या 62,500 आ रहा है, हाँ या ना? बोलो, 62,500 सबका आ रहा है? चलिए, करने का जरूरत है क्या मेरे को? प्रभा जा बोलिए यस सर, ओके सर, ओके मैम, करते हैं। किसी को भी डाउट हो भाई बताते रहना। व्हाट सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड नाउ कुड एस्टेब्लिश अ स्कॉलरशिप ऑफ 5,000 which is to be awarded at the end of every year forever. ठीक है, if money is worth 8% per annum, तो आपके पास क्या आएगा? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई, ये तो आसानी है। क्या चीज? व्हाट सम ऑफ मनी इन्वेस्ट, कहां से प्रेजेंट वैल्यू दिखे रखा है? 5,000 रुपया प्रेजेंट वैल्यू हो गया। ठीक है, और 0.08, तो 5,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100। ठीक है, 4 से 2 टाइम्स, 4 से
25 टाइम्स ये 5,000 2 से वैल्यू जो है बोलो प्रेजेंट वैल्यू क्यों नहीं क्या नहीं है ये प्रेजेंट वैल्यू क्यों नहीं हुआ कि अभी इन्वेस्ट किया उसमें तो प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए सवाल क्या पूछ रहा है व्हाट सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड नाउ could establish a scholarship of 5,000 which is to be awarded at the end of every year forever। तुम ऐसा सिनेरियो सोचो, क्वेश्चन को समझना तो इस तरीके से सोचो, कुछ ऐसा करना है अपने को, इस तरीके से इन्वेस्ट करना है कि एक मोमेंट के बाद में एवरी मंथ तुमको फिक्स पैसा मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, सोचो कि मैंने बैंक में 10 लाख रुपए करके इन्वेस्ट कर दिया, 10 लाख रुपए लगा दिया मैंने, ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया। कुछ समय के बाद में ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा कि मेरे को एवरी मंथ 20,000 रुपए करके मिलना शुरू हो गया। ठीक है, तो मैंने जो आज पैसा डाला तो वो मेरे लिए क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। वही चीज तो पूछ रहा है कि आज के डेट पे आप कितना पैसा डालोगे कि 5,000 रुपए करके आपको अवार्ड मिलना शुरू हो जाए। बात समझ में आया, एवरी ईयर। तो आंसर कितना होगा इसका, 25 इंटू 25 625, तो 625 फिर इसके बाद में 20 62,500। क्लियर एचएस, क्वेश्चन नंबर 10 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कितना आ रहा है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 का 12% सबका आ रहा है। यस सर। किसी का अगर नहीं आ रहा तो बताना, किसी का अगर नहीं आ रहा है तो मेरे को बताना। Rupees 2,50,000 cash is equivalent to a perpetuity of 77,500 payable at the end of each quarter. What is the rate of interest convertible quarterly? तो क्या हो जाएगा, 2,50,000 will be your what, present value। Clear एचएस, 7,500 आपके लिए क्या है, एनविटी। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, बाद में लास्ट में अपन मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, I is equal to 7,500 divided by 2,50,000। ठीक है, तो I is equal to, I नहीं R सीधा निकालना तो मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं, R is equal to इंटू, क्लियर, 1 2 3 4 1 2 3 4 25 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। तो R का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 3% आ गया, लेकिन 3% आपका आंसर नहीं है, क्वार्टर निकालना है। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, कितना आ जाएगा, 12%। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, क्लियर है सबका। तो यहां तक अपना समाप्त हुआ परपेचुइटी, एक टॉपिक अपना पूरी तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, अभी भी अपने पास समय है, अपन सिंकिंग फंड का बेसिक आज सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, सिंकिंग फंड। नाम से तो ऐसे समझ में आ रहा है डूबता हुआ पैसा, है ना, बट ऐसा नहीं है। एक सुंदर सा डेफिनेशन लिखो, अ सिंकिंग फंड sinking fund is a fund created to accumulate money over the years to discharge future
ऑब्लिगेशन, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन का बात, ठीक है। परपेचुटी जब मैंने सिखाया, मैंने लिया दक्ष को, क्या बोला, इसको मैंने दिला दिया क्या, होंडा सिटी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आर्ची का, ठीक है। इस बार आर्ची को मैं बड़ी चीज दिला रहा हूं, ठीक है। अब आर्ची के पास एक फैक्ट्री, क्या है, फैक्ट्री, ठीक है। इस फैक्ट्री के अंदर है 3 मशीन, फैक्ट्री को रन करने के लिए कितनी मशीन है, 3 मशीन, M1, M2, M3, ये 3 मशीन आर्ची के फैक्ट्री में लगी हुई है, ठीक है। जब आर्ची ने अपना फैक्ट्री स्टार्ट किया तो इसको ये बात पता था कि जब मैं 3 मशीन लगाऊंगे तो ये 3 मशीन की जो ड्यूरेबिलिटी है, 3 मशीन की जो ड्यूरेबिलिटी है वो है 10 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 साल तक ये मशीन चलेगी, क्लियर है चीज। और आज जो आर्ची ने मशीन खरीदा, एक मशीन का कीमत था 5 लाख रुपया, तो 3 मशीन का कीमत कितना हो गया, 15 लाख रुपया। ये बात समझ में आ रहा, मशीन का, तीनों मशीन का कीमत कितना हो गया, 15 लाख रुपया। और आर्ची को बहुत अच्छे से पता है कि आफ्टर 10 ईयर्स ये मशीन का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इनका ड्यूरेबिलिटी 10 ईयर्स है, मैं इससे काम नहीं कर सकती, क्लियर ये चीज। तो उसके लिए आर्ची आज से क्या करेगी, इसको जब पता है कि 10 साल के बाद में इसको नया मशीन खरीदना ही है, 10 साल के बाद में इसको नया मशीन खरीदना पड़ेगा, तो आज से कैलकुलेशन बिठाएगी कि अच्छा आज जो मैंने 3 मशीन खरीदे 15 लाख रुपया, तो ऑब्वियस सा बात है 3 साल के अंदर 15 लाख रुपया नहीं होगा, अमाउंट बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है इंक्रीज होगा, क्लियर ये चीज। अमाउंट जो होगा मशीन का वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, विद टेक्नोलॉजी और इंक्रीज हो जाएगा। तो ये अपने दिमाग में एक लमसम अमाउंट क्रिएट कर लेती है। उसके साथ साथ लमसम अमाउंट जैसे क्रिएट किया, उसके साथ ये एक चीज और सोचती है कि अच्छा ये 3 मशीन जो मैं डिस्चार्ज करूंगी उसका कुछ ना कुछ स्क्रैप वैल्यू भी मेरे को मिलेगा, तो देयर विल बी स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेशन। ये बात समझ में आ रहा, तो स्क्रैप वैल्यू लगभग मान लो कि 50,000 रुपए का स्क्रैप वैल्यू इसको 3 मशीन से मिल जाता है, तो 50,000 रुपया वहां पे एक माइनस भी कर देंगे। मान लो कि 5 साल के अंत में लगभग 20 लाख रुपया इसको मशीन का चाहिएगा और 50,000 रुपया पुराना मशीन से इसको मिल जाएगा, तो टोटल इसको कितना चाहिएगा, 19.5 लाख रुपया, मतलब 19,50,000 रुपये इसको चाहिएगा। अब 10 साल के बाद में जो माइनस करेगा, स्क्रैप वैल्यू तो तुम माइनस ही करेगा ना, ये मशीन को तुम बेच रहा है उस, हाँ तुम जो नया मशीन खरीदेगा वहां पे तुम यूज करेगा ना उसको, आया बात समझ में, हाँ ठीक है। तो बेसिकली कितना हो गया, 19,50,000 इसको फ्यूचर में चाहिएगा। अब अमाउंट इसका क्लियर है कि 19,50,000 इसको 10 साल के बाद में चाहिएगा। तब ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ये पर्टिकुलर पर्पस का क्या है कि फ्यूचर में 3 मशीन खरीदना, आफ्टर 10 इयर्स शी नीड टू बाय 3 मशीन्स। ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए ये आज से अपने बिजनेस से एक अमाउंट साइड करने वाली है, आज से ही एक पर्टिकुलर अमाउंट साइड करने वाली है, ताकि 10 साल के बाद में उस अमाउंट का यूज करके ये 3 मशीन्स खरीद ले फिर से। बात समझ में आ रहा है, जब आप अपने ही बिजनेस से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से कुछ पर्टिकुलर पैसा आप जब साइड करते हो फॉर द पर्टिकुलर पर्पस जो फ्यूचर में यूज करने वाले हो, उसी को बोलते हैं क्या, सिंकिंग फंड। बात समझ में आ रहा है, अपना जो बिजनेस आप चला रहे हो उसी बिजनेस से आप कुछ पैसा जब साइड कर लेते हो, कुछ पैसा जब इकट्ठा कर लेते हो फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, ऐसा नहीं कि किसी भी चीज के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस जब आप इकट्ठा करते हो और फ्यूचर में जब उसको यूज करते हो, वही फंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंकिंग फंड। बात समझ में आ रहा है, इसीलिए हमेशा सिंकिंग फंड पे हमेशा क्या यूज होता है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी। क्या यूज होता है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ, मोस्ट केसेस में, कुछ सिनेरियो क्रिएट किया जा सकता है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट क्वेश्चन वाइज पॉसिबल है, क्वेश्चन में हम लोग कुछ भी बना सकते हैं बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कभी कभी ऐसा भी सिनेरियो बन सकता है कि इमीडिएट के रेस्पेक्ट में भी पूछ ले क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको दोनों ही फॉर्मूला दिखा रहा हूं, लेकिन निकालना हमेशा फ्यूचर वैल्यू है, कहीं पे भी प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालना, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑब्वियस बात है आप नहीं निकालोगे, आज के रेस्पेक्ट में नहीं काम कर रहे हो आप, 10 साल के बाद के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हो, फ्यूचर के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनता है देखो, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू
r डिवाइडेड बाय i 1 प्लस i टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, जहां पे r का मतलब क्या हो गया, एन्युटी, i का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज r बाय 100, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ। So this is the formula for future value of regular annuity। ये future value of regular annuity है। ठीक है, क्या है, future value of regular annuity। ठीक है, नोट डाउन कर लिया सब लोगों ने। तो इसका मतलब ये होगा कि आज हम लोग कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा तब फ्यूचर में जाके कितना पैसा हम लोग को चाहिए। और एक चीज और निकलेगा इसमें, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युटी, इसका भी फॉर्मूला लिख लो। हाँ यस, सेम फॉर्मूला है, बस 1 प्लस आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, r डिवाइडेड बाय i 1 प्लस i टू द पावर n माइनस 1 इंटू क्लियर, सिर्फ 1 प्लस आई एक मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, सेम फॉर्मूला रहेगा। क्लियर, तो जब भी आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए, वर्ड्स अगर ऐसा यूज हुआ कि पेमेंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे कमेंसिंग नाउ, ठीक है ना, इस टाइप का अगर यदि वर्ड्स यूज हो जाए तो वहां पे क्लियरली ये समझना इमीडिएट के बारे में बात कर रहा है। कुछ भी मेंशन नहीं किया रहा है, बाय डिफॉल्ट इट इज रेगुलर। क्लियर, ये चीज कुछ भी मेंशन अगर नहीं किया रहा है, बाय डिफॉल्ट इट इज रेगुलर। ठीक है, तो ये कहानी था आपका सिंकिंग फंड का। नेक्स्ट क्लास पे अपन डिस्कस करेंगे सिंकिंग फंड से रिलेटेड, प्योरली नेक्स्ट क्लास सिंकिंग फंड का प्रॉब्लम्स होगा। ठीक है, चलिए बाय बाय। इमीडिएट एन्युटी का ये मीनिंग हुआ ना कि वो अगला महीना से नहीं, आज का